Good morning everyone. Today we discuss about chapter number 9 from macroeconomics class 12. Chapter name excess demand and deficient demand. This chapter is very important for us. Okay. After that we go for next slide, that is excess demand. इसमें हम आपको definition बताएंगे excess demand के बारे में. It refers to the situation when aggregate demand is more than the aggregate supply, corresponding to the full employment level of output in the economy. यानी जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस डिफरेंस को या सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं. ठीक है. इसमें आपको जो याद रखने वाले पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट है इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड ऑन एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड इज़ मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस. द सेकेंड पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स intersect of point E, which indicate the full employment equilibrium. So that is the all following. For the third one, due to increase in investment expenditure, aggregate demand rises from AD to AD1. Okay. ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, ये आपकी इस इमेज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस पॉइंट ने क्या वर्क किया है. इसे पॉइंट नंबर 4 है, डिनोट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड द गैप बिटवीन दैम. EF is termed as inflationary gap. Okay. So next slide. अब बताते हैं कि reasons for excess demand क्या है. Rise in the propensity to consume, reduction in taxes, increase in government expenditure. So there are 3 reasons for excess demand. Okay. इसके बाद आपको बताते हैं 1 by 1 कि इसमें किस बारे में और क्यों कहा गया है ऐसा. ओके. फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सेस डिमांड में अराइज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू ए राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और ए फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके. एंड द सेकंड वन, रिडक्शन इन टैक्सेस. इट मे ऑल्सो occur ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंज्यूमर डिमांड बिकॉज ऑफ ए डिक्रीज इन टैक्सेस. ओके. एंड थर्ड वन, ए राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस ड्यू टू एन इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स will also result in excess demand. Okay. Now the next slide we go for fall in import, rise in export, deficit financing, increase in investment. So there are 4 more reasons for excess demand. Okay. After that we go for next slide. In this slide you can see on the screen, excess demand has the following effect on output, employment and general price level. फर्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन आउटपुट, यानी अगर प्रोडक्शन नहीं होगा या सेल्स नहीं होगी तो आपकी एक्सेस डिमांड को दिक्कत होगी, यानी इफ़ेक्ट आएगा. और इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट पे भी होता है और इफ़ेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल पर भी होता है. ओके. यानी जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होती है तो वो 3 प्लेस को इफ़ेक्ट करता है. फर्स्ट है आउटपुट, सेकंड एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड है जनरल प्राइस लेवल, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर्स को इफ़ेक्ट डालता है. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज डिफिशिएंट डिमांड. डिफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. ओके. ये आपकी सेकंड सिचुएशन होती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से और वो फुल लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी में शो की जाती हैं. आपको इसके बाद एक स्लाइड यानी एक इमेज शो की गई है जिसमें हमने डिफिशिएंट डिमांड को रिप्रेजेंट किया है. उसके कम से कम भी 6 फीचर्स हैं जो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं 1 by 1. उन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं और इस इमेज को एग्ज़ाम में आने पर क्रिएट कर सकते हैं. ओके. दैट इज़ कॉल्ड डिफिशिएंट डिमांड. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, रीज़न फॉर डिफिशिएंट डिमांड. इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकंड है इंक्रीज इन टैक्सेस, थर्ड वन डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ द राइज इन इम्पोर्ट एंड फिफ्थ फॉल इन एक्सपोर्ट एंड नेक्स्ट फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो दैट इज़ द रीजन्स फॉर डिफिशिएंट डिमांड के किन कारणों से आपका डिफिशिएंट डिमांड अराइज होता है इकॉनमी में. ओके. और द नेक्स्ट स्लाइड इज़ इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड. इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड वो आपके 3 पॉइंटों को फॉलो करता है, यानी इफ़ेक्ट डालता है जिसपे इफ़ेक्ट ऑन आउटपुट, सेम इफ़ेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल. सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड जो आउटपुट को या इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं
जिससे डिफिशिएंट डिमांड अराइज होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज difference between excess demand and deficient demand. That is the important topic for the board examination, so you have to learn it very deeply in short. Okay, जैसे इसमें दिखाया गया है स्क्रीन पर कि आपको बेसिस और एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के बारे में डिफरेंस शो किया गया है। हम जैसे जानते हैं कि एक्सेस डिमांड में एडी ज़्यादा होता है और एएस कम होता है। डिफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, एडी कम होता है और एएस ज़्यादा होता है। ओके, now the second point, inflationary or deflationary. Always remember that excess demand follow inflationary gap and deficient demand always follow deflationary gap. And third है equilibrium level. Okay, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, इसमें इंडिकेट करता है एम्प्लॉयमेंट कम। ओके, और आगे नेक्स्ट है आपके रीजंस के ऐसा क्यों होता है, फिर आपके इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी आपको शो किया गया है, और इम्पैक्ट ऑन प्राइस है उसे भी शो किया गया है। तो ये आपके जो मेन डिफरेंस हैं उन्हें आपको रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, अब द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड। ये किस तरह से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस डिमांड को और डिफिशिएंट डिमांड को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका चेंज इन टैक्सेस। जो भी टैक्सेस की कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो और बेहतर होगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ चेंज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यानी ये तो आपका थर्ड पॉइंट है जिससे हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस डिमांड को और डिफिशिएंट डिमांड को। और उसी की दो कैटेगरी दी गई हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिनके थ्रू हम इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। हम किस तरह से एक्सेस डिमांड को करेक्ट मेज़र कर सकते हैं, जिसमें फिस्कल पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, और इसमें आपके दो कैटेगरी दी गई हैं, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन टैक्सेस। यानी टैक्स को इंक्रीज़ किया जाए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जाए। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यानी जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है उन्हें हमें कम कराना होगा, यानी डिक्रीज़ करना होगा, जिससे कि हम एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्सेस, जिससे कि हम अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज़ कर दे तो हम इन दोनों पॉइंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। यानी अगर हम मनी सप्लाई को कम कर दें और जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है क्रेडिट की, यानी उधार लेने वाली, उनको भी थोड़ा सा हम कंट्रोल करें तो सब चीज़ ठीक हो सकती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें इंक्रीज़ इन बैंक रेट कहा गया है, इंक्रीज़ इन रेपो रेट कहा गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए गए हैं, और इंक्रीज़ इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी चेंज किया गया है, जिससे कि हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके अपने इकॉनमी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इंट्रोड्यूस क्रेडिट रेशनिंग, और थर्ड है मॉरल सुसेन, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। यानी हम इन 3 पॉइंट को फॉलो करने के बाद अपने एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम एग्ज़ाम के टाइम पर इनके नाम याद रहें। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मेजर्स टू कंट्रोल डिफिशिएंट डिमांड। फर्स्ट है फिस्कल पॉलिसी, सेकंड है मॉनेटरी पॉलिसी, और उनके बाद हैं उसके पॉइंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और डिक्रीज इन टैक्सेस। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, सेम है जैसे हमने एक्सेस डिमांड में कहा था। ओके, हमें सिर्फ इतना याद रखना है जो वहाँ पर हुआ है उसका यहाँ पर चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के खर्चों को इंक्रीज़ करना होगा, और सेकंड में जितने भी टैक्सेस हमने एक्सेस डिमांड में कराए थे वो यहाँ पर हमें कम करने होंगे। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सो दैट इज़ द ऑल 3 पॉइंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये आपको बता रहे हैं कि डिक्रीज़ इन बैंक रेट, डिक्रीज़ इन रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और डिक्रीज़ इन लीगल रिक्वायरमेंट LRR। ओके, यानी लीगल रिजर्व रेशो का यूज़ किया गया है। ओके, आफ्टर दैट न्यू स्लाइड
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकेंड है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स और मॉरल सुशाइन यानी एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। हमें इस पॉइंट के अंदर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को और एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज देयर आर सम फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट। AD इक्वल टू C+I और AS इक्वल टू Y इक्वल टू C+S, APC इक्वल टू C/Y। और आगे आपको सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप शो किए गए हैं। सो जस्ट टेक अ लुक एंड लर्न इट फॉर बेटर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।